हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम परीक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी बीपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, जिसमें हमारा टारगेट रहता था डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है क्योंकि आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले एनवायरनमेंट की पूरी क्लास हमने कंप्लीट कर ली है और आपका एंशिएंट हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया है। जिसने नहीं देखा है तो उसको जाके जो है हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हमने जो है क्या किया, हमने बायो साइंस से सबसे पहले बायो स्टार्ट किया है। बायो का ये आज का जो है लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में आपकी बायो की क्लास कंप्लीट हो जाएगी और आप लोग उसको पूरा फुल जो है सारी वीडियो इसकी देख डालिएगा। बायो के बाद हम फिजिक्स या केमिस्ट्री को लेके आएंगे और हमने हिस्ट्री में हमने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है। उसके बाद में हम सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे, फिर हम उसके बाद में मिडिवल हिस्ट्री लेके आएंगे। पॉलिटी भी आपकी इसी के साथ में चल रही है। ज्योग्राफी में आपकी इंडियन ज्योग्राफी चल रही है। जैसे ही इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होती है हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कराएंगे। तो आज का चैप्टर है चैप्टर 10 विविध मिसलेनियस। इसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। इसमें पैरासीटामॉल, यह जो है पैरासीटामॉल क्या है, यह दर्द निवारक दवा है। टेक्सॉल क्या है, यह कैंसर रोधी है। ग्रेफाइट क्या है, यह स्नेहक है। विटामिन ई क्या है, खाद्य परिरक्षक है। पैरासीटामॉल क्या है, यह दर्द निवारक दवा है। टेक्सॉल है कैंसर रोधी दवा। ग्रेफाइट है स्नेहक और विटामिन ई क्या है, खाद्य परिरक्षक है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित युग्मकों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसके अंतर्गत क्या है, इंसुलिन हार्मोन है। रेयान का संबंध जो है, रेयान रूपांतरित स्टार्च नहीं होता है। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। नाइट्रोसेल्यूलोज क्या है, विस्फोटक है। इंसुलिन हार्मोन है। रेयान सेल्यूलोज है। रबड़ प्राकृतिक बहुलक है। नाइट्रोसेल्यूलोज क्या है, विस्फोटक। नेक्स्ट हम देखेंगे विटीकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर क्या कहा जाता है, अंगूर की खेती को। अंगूर की खेती को हम किस रूप में जानते हैं, विटीकल्चर के रूप में। विटीकल्चर अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें इसमें अंगूरों की बुआई, पोषण, देखरेख, उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चावल की पालिश में प्रचुरता से पाया जाता है क्या, एन्यूरिन। चावल की पॉलिश में प्रचुरता से पाया जाता है एन्यूरिन। चावल की पॉलिश और भूरा राइस आहार, फाइबर, खनिज, कैल्शियम, लोहा, एन्यूरिन, विटामिन B1, विटामिन ई जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। चावल जितना कम पॉलिश किया होता है उसमें उतना ही पोषक तत्व उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नत्रजनी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। कौन सा जो है नत्रजनी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, एजोला, नीलहरी शैवाल और क्या है, नाइट्रोलिन। एजोला है, नीलहरी शैवाल है और नाइट्रोलिन है। नत्रजनी जैव उर्वरक के रूप में एजोला, नीलहरी शैवाल, नाइट्रोलिन का प्रयोग होता है। अल्फा अल्फा विश्व भर में पाया जाने वाला एक निम्न वर्गीय पादप है। यह मुख्यतः स्वच्छ जल, तालाबों, गड्ढों और झीलों में पानी की सतह पर तैरता रहता है। भारत में पाई जाने वाली इसकी प्रजाति पिनोटा जो एजोला पिनोटा है। नीलहरी शैवाल, नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषी सूक्ष्म जीव होते हैं जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। एजेटोबैक्टर अति सूक्ष्म हेटेरोट्रॉपिक जीवाणु है। यह स्वतंत्र रूप से रहने वाला सूक्ष्म वायवीय जीवाणु होते हैं जो बिना किसी सहजीवन के नाइट्रोजन का मुक्त रूप से जैविक स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्न वृक्षों में से किसका वृक्षारोपण उचित नहीं माना जाता है क्योंकि वह एलर्जी वृक्ष हो सकता है। कौन सा, गुलमोहर। गुलमोहर का वृक्षारोपण उचित नहीं माना जाता है क्योंकि यह एलर्जी कारक होता है। पेल्टोफोरम टेरोकार्पम सामान्यतः पीला गुलमोहर वृक्ष फबासीय कुल का सदस्य है। इसमें पाए जाने वाले परागकण हवा में फैल जाते हैं जो सामान्यतः एलर्जी जैसे अस्थमा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 1977 में चेचक का अंतिम प्राकृतिक रोगी निम्नांकित में से किस देश में प्रतिवेदित किया गया था। तो कहाँ पे, सोमालिया से।
सोमालिया देश में 1977 में चेचक का अंतिम प्राकृतिक रोग ही प्रतिवेदित किया गया था। चेचक वेरियोला वायरस से होने वाली बीमारी है जिसके कारण मानव शरीर पर दाने पड़ जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू किए गए वास्तविक टीकाकरण कार्यक्रम ने इस भयानक बीमारी पर नियंत्रण संभव हुआ है। चेचक वर्ष 1989 में आधिकारिक तौर पर समाप्त घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चाय की पत्तियों में विद्यमान नहीं रहता है, तो कौन सा एट्रोपिन। चाय की पत्तियों में एट्रोपिन विद्यमान नहीं रहता है। एट्रोपिन एक प्रोपेन एल्कालाइड और एंटीकोनिक नर्जिक दवा है जिसका उपयोग कुछ प्रकार के तंत्रिका एजेंट और कीटनाशक विषाक्तता को कम करने में किया जाता है। एट्रोपिन का प्राकृतिक स्रोत धतूरा है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्न हार्मोन में से कौन सा एक मूत्र से गर्भाधारण परीक्षण का आधार होता है, कौन सा है, HCG। मूत्र से गर्भधारण परीक्षण का आधार HCG है। घर पर ही मूत्र गर्भावस्था परीक्षण इस तरह पर आधारित होता है कि गर्भवती महिला में विकसित होने वाला अपरा HCG नामक हार्मोन बनाता है जिसे गर्भावस्था हार्मोन भी कहते हैं। यदि सही समय पर और सही तरीके से किया गया हो तो घर में ही किया जाने वाला गर्भावस्था का परीक्षण मूत्र में इस हार्मोन की उपस्थिति का पता लग सकता है जिससे गर्भावस्था की पुष्टि होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। मेमोग्राफी संबंधित किससे है, स्तन से है। एंजियोग्राफी का संबंध रुधिर वाहिकाओं से है। एंडोस्कोपी मलाशय से संबंधित है और अल्ट्रासोनोग्राफी का संबंध गर्भाशय से है। फिर से एक बार देखेंगे, मेमोग्राफी का संबंध स्तन से है। एंजियोग्राफी का संबंध रुधिर वाहिकाओं से है। एंडोस्कोपी मलाशय से है। अल्ट्रासोनोग्राफी संबंधित है गर्भाशय से। नेक्स्ट है टेस्ट का नाम और रोग का नाम। माल्टूस टेस्ट का संबंध है तापेदिक से। एलिजा एड्स का परीक्षण करने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड का परीक्षण करने के लिए विडाल किया जाता है। डेंगू का परीक्षण करने के लिए टारनिक्यूड का परीक्षण किया जाता है। मतलब जो है तापेदिक का जो है परीक्षण करने के लिए माल्टूस टेस्ट किया जाता है। डेंगू का परीक्षण करने के लिए टारनिक्यूड जो है टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, किसान दिवस। और 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। जैविक सेवन है, ये क्या है, ये कृत्रिम हृदय है। जैविक सेवन एक कृत्रिम हृदय का एक उपकरण है जो हृदय की जगह ले लेता है। कृत्रिम हृदय का उपयोग आमतौर पर हृदय प्रत्यारोपण के समय को पार करने के लिए किया जाता है। यह हृदय प्रत्यारोपण की स्थिति में दिल को स्थायी रूप से बदलने के लिए संभव है। एक मानव सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया जाने वाला कृत्रिम हृदय 1982 में जैविक सेवन था। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा गन कॉटन है, सेल्यूलोज नाइट्रेट। गन कॉटन सेल्यूलोज नाइट्रेट एक हल्का विस्फोटक है जो ट्राई सेल्यूलोज नाइट्रेट कहते हैं। यह दिखने में रुई जैसा गंधहीन स्वादहीन होता है। गन कॉटन बड़ी तीव्रता से जलता है। बंदूक तोपों में इसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अम्ल वर्षा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक धुंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कार्बन मोनोऑक्साइड है। ओजोन परत का क्षरण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड है। प्रकाश संश्लेषण धुंध है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और हीमोग्लोबिन के साथ संयोजक है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखेंगे रेशम का रासायनिक प्रकृति है, क्या है, प्रोटीन। रेशम का रासायनिक प्रकृति है प्रोटीन। नेक्स्ट क्या है, लाख है। लाख क्या है, रेजिन है। लाख या लाह संस्कृत के लाक्षा शब्द से उत्पन्न हुआ है। लाख वास्तव में एक कीड़ा होता है जिसका स्राव उत्पाद को लाख कहते हैं। लाख का ज्ञान ऐतिहासिक समय से ही है। इसका वर्णन अथर्ववेद में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है, आपसे मान लीजिए जो एंशिएंट हिस्ट्री में पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद लाख का प्रयोग सबसे पहली बार जो है कहाँ पे देखने को मिला है, तो अथर्ववेद में लाख का उपयोग जो है
रंगाई में भी किया जाता है लाख 68 जो है प्रतिशत, और रेजिन 10%, रंगीन पदार्थ 6%, इसमें मोम 5.5% कितना है गोंद, और 4% शर्करा आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है। तो कौन सा मानव निर्मित है? टेट्रिकेल। टेट्रिकेल जो है मानव निर्मित अनाज है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। वैज्ञानिक द्वारा इस संकर पौधों में प्रयोग किया जाने वाला गेहूँ और राई को परस्पर संकरण कराकर तैयार किया जाता है। इस संकरण से गेहूँ में मादा और राई के नर भाग का उपयोग किया जाता है। गेहूँ एवं राई की भांति यह ग्रेमनी कुल का पौधा है। इसे मुख्यतः स्वीडन या स्कॉटलैंड में उत्पन्न किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे 2,4-D क्या है? यह एक खरपतवारनाशी है। 2,4-D खरपतवारनाशी है। यह जो है अपरणनाशी पौधे के पत्तों, तने, जड़ के संपर्क में लाए जाते हैं। ब्यूटाक्लोर भी एक खरपतवारनाशी है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव अपघटन हेतु सर्वाधिक समय लेता है। तो कौन सा है? हड्डी। जैव अपघटन से आशय किसी पदार्थ का सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल घटकों को में तोड़ना। कार्बनिक यौगिक आमतौर पर अकार्बनिक पदार्थों की तुलना में तेजी से टूट जाते हैं। प्रश्नोत्तर विकल्पों में हड्डी जैव अपघटन में सर्वाधिक समय लगेगा, क्योंकि हड्डी खनिज कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों से मिलकर बना एक जटिल संरचना है, जबकि अन्य केवल जो है कार्बनिक पदार्थों से बनी संरचनाएं हैं, इसलिए इसका जैव अपघटन तीव्र होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। कौन सा है? ओजोन है, क्लोरीन और क्लोरीन डाइऑक्साइड है, क्लोरामीन है। ओजोन है, क्लोरीन डाइऑक्साइड है, और क्या है? क्लोरामीन। उपयुक्त सभी। ओजोन है, क्लोरीन डाइऑक्साइड है, क्लोरामीन नामक तीनों तत्वों का प्रयोग जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे मनुष्यों की आंतों में उपस्थित लाभदायक परजीवी प्रोटोजोआ कौन सा है? ई क्लोराई है। ई क्लोराई मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला एक लाभदायक परजीवी है। यह प्रजनन विकास के लिए मनुष्य के शरीर के से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। बदले में कोलाई मनुष्य में विटामिन के सहित कई अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है तथा हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस उद्योग में रेनिन का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा? पनीर में। रेनिन एक एंजाइम है जो पनीर उद्योग में प्रयोग किया जाता है। यह एंजाइम बछड़ों और भेड़ों के बच्चों जैसे कि युवा पशुओं के पेट से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे समुद्री वातावरण में मुख्यतः प्राथमिक उत्पादक होते हैं कौन? फाइटोप्लैंक्टन्स। समुद्री वातावरण में मुख्यतः प्राथमिक उत्पाद फाइटोप्लैंक्टन्स, जिसे जो है माइक्रोएल्गी भी कहा जाता है। अधिकतर फाइटोप्लैंक्टन्स समुद्र की ऊपरी सतह पर तैरते हुए पाए जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स को नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फर जैसे ऑक्सीजन पोषणों की आवश्यकता होती है, जिसे ये प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पतला रेशम कौन सा है? मकड़ी। पतला रेशम मकड़ी के जाल से प्राप्त होता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन है। कुछ मकड़ियाँ इनको भोजन के रूप में प्रयोग करती हैं। इसमें स्पाइडर सिल्क भी कहा जाता है। टसर कीट से टसर रेशम, शहतूत कीट से रेशम प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइटोट्रॉन एक संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है? कृत्रिम मौसम। साइटोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र है जिससे कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस पैदा करने वाला साइटोट्रॉन चिकित्सा विधि से लंग कैंसर को बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। हरित पादप संबंधित उत्पादक और पशु परजीवी द्वितीयक उपभोक्ता, पादप परजीवी प्राथमिक उपभोक्ता, फंजाई है अपघटक। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यूएन द्वारा 1974 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2019 में 5 जून को मनाए गए पर्यावरण दिवस का मेजबान देश पाकिस्तान था। इसका विषय पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सुपोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जल निकाय के पोषण तत्व का संवर्धन की घटना है। यह जल निकाय में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो उपयुक्त जो है दोनों ही सही है।
सुपोषण के संबंध में उपयुक्त दोनों कथन अर्थात यह जल निकाय के पोषण तत्व का संवर्धन की घटना है तथा यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है सत्य है। अपशिष्ट जल के बहाव के साथ जलीय तंत्र में पोषण तत्व का प्रवेश होता है तथा अत्यधिक पोषण की उपलब्धता से जलीय वनस्पतियों की मात्रा में वृद्धि होती है। इस क्रिया को सुपोषण कहा जाता है। पोषण तत्वों के अपघटन के लिए सूक्ष्म जीवों को अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इससे जल तंत्र के जीवों के ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे दांत कुर्बनित हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में रहता है। क्या रहता है? फ्लोराइड। जब पेयजल में अत्यधिक मात्रा में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो दांत और हड्डियां खराब होने लगती हैं। भारत में फ्लोराइड इसकी अधिकतम मात्रा कितनी है? 1.2 मिलीग्राम पर लीटर है। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्वतारोही की नक्सीर फूटने का सामान्य कारण क्या होता है? वायुमंडल दाब का घट जाना। पर्वतारोही द्वारा ऊंचाई पर चढ़ने पर पर्वतों का वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः मानव शरीर की वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है जिससे धमनियां फट जाती हैं और जिसके कारण नक्सीर फटने लगता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें क्या है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? इसको हम देखेंगे बायोगैस कीटनाशी ये गलत है। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का संबंध हृदय विकार से संबंधित है, सही है। और डीडीटी गोबर ये भी गलत है। निकोटीन का संबंध जो है तम्बाकू संबंधित है, ये सही है। बायोगैस संयंत्र द्वारा गांव में प्रकाश और भोजन पकाने वाली गैस की व्यवस्था होती है। इसमें मीथेन गैस निकलती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से हृदय विकार का पता लगाया जाता है। डीडीटी एक कीटनाशक है और तम्बाकू में निकोटीन पाया जाता है जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सर्जन पी वेणुगोपाल ने किया था। विश्व में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड पहली बार किसने किया था? क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किया था। और भारत में पहली बार किसने किया था? वेणुगोपाल ने किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे एमनियोसिंटेसिस एक तरीका है जो पता लगाता है भ्रूण के लिंग का। गर्भवती महिलाओं में प्रसव के पूर्व किए जाने वाले एमनियोसिंटेसिस जांच परीक्षण द्वारा डाउन सिंड्रोम व गुणसूत्र विषमता आदि की जांच की जाती है। यह भ्रूण के लिंग का पता लगाता है। नेक्स्ट है हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है कितना? 5 माइक्रोन से जो है कम होता है। हवा में तैरते श्वसनीय सूक्ष्म कण 4 से 5 माइक्रोन से कम होते हैं जो श्वास लेते समय सीधे तौर पर फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तृणभक्षी गौण उपभोक्ता सुमेलित नहीं। स्वभक्षी स्वजीवी क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। परजीवी उपभोक्ता होते हैं। मृतोपजीवी विबंधक होते हैं। परजीवी जो है अपना भोजन जीवित जंतु उत्पादक कोशिकाओं से प्राप्त करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस क्लॉस्ट्रिडियम आदि इसी प्रकार के जीवाणु हैं। सहजीवी स्वकोषी अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं जैसे हरे पौधे। मृतोपजीवी अपना आहार मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वास्तव में अपघटक का कार्य करते हैं जैसे कवक, बैक्टीरिया जैसे बैसिलस न्यूकर, यीस्ट आदि। इसी प्रकार वे जीव जो तृणभक्षी यह गौण उपभोक्ता या मांसाहारी न होकर प्राथमिक उपभोक्ता है, यह केवल शाकाहारी होते हैं जैसे खरगोश। नेक्स्ट हम देखेंगे एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लैनेट है। नेक्स्ट क्या है? शहतूश शॉल बनाई जाती है चीरू के बालों से। शहतूश शॉल चीरू के बालों से बनाई जाती है। यह चीरू तिब्बत और लद्दाख में पाए जाते हैं। शहतूश को ऊन का राजा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शहतूश शॉल बनाने में 4 से 5 चीरू को मारा जाता है। इस कारण प्रतिवर्ष 20,000 चीरू शहतूश कारोबार में मर जाते हैं। 1975 में IUCN द्वारा शहतूश शॉल को बैन कर दिया गया था। इसके पश्चात 1990 के दशक में भारत में भी इस शॉल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसे रिंग शॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट के साथ उसको सुमेलित करना है। इसमें क्या है? सभी पक्षी उड़ते हैं, रेशम, शहद, लाख सभी कीट उत्पाद हैं, सभी शब्द विषैले हैं, सभी जीवाणु हानिकारक होते हैं, सभी विषाणु रोगजनक होते हैं। अब जो सभी पक्षी उड़ते हैं ये आपका सही नहीं है। दूसरा क्या है? रेशम, शहद, लाख सभी कीट हैं, कीट उत्पाद हैं, ये सही है। सभी शब्द विषैले होते हैं, ये भी आपका पॉइंट सही नहीं है। सभी जीवाणु हानिकारक होते हैं, ये भी सही नहीं है। सभी सभी विषाणु रोगजनक होते हैं, ये भी गलत है। तो दूसरा पॉइंट सही है। रेशम, शहद, लाख सभी कीट उत्पाद होते हैं। सभी पक्षी उड़ने में सक्षम नहीं होते हैं, जैसे कीवी, पेंगुइन आदि, और ना ही सभी जीवाणु रोग जनित होते हैं, जैसे प्रोबायोटिक, लैक्टोबैसिलस। सर्प की कुछ प्रजातियां विषैली नहीं होती हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन एक तकनीक है जिसमें उपयोग किया जाता है द्रव नाइट्रोजन का जो है उपयोग किया जाता है 196 डिग्री सेल्सियस पर। क्रायो प्रिजर्वेशन जीन बैंक एनिमल ट्रांसलोकेशन प्रजातियों के उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण की एक सीट जो है एक्स सीट प्रविधि है। क्रायो प्रिजर्वेशन के तहत प्रजातियों के बायोटिक भाप को तरल नाइट्रोजन में बहुत कम तापमान पर संरक्षित किया जाता है, जबकि इन सीटू प्रविधि के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य या जैवमंडल रिजर्व आदि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है? कौन सा है? धूल बरूथी। धूल बरूथी क्या करता है? दमा पीड़ितों को परेशान करता है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। इसकी उपस्थिति 65% के बराबर होती है। कार्बन, नाइट्रोजन क्रमशः 18.5%, 2% पाए जाते हैं। लौह, सोडियम तथा आयोडीन की उपस्थिति शरीर में बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है, लेज़र बीम का उपयोग किया जाता है। आँख की चिकित्सा के लिए लेज़र बीम का उपयोग करते हैं। संवेदनशील आँख की चिकित्सा में लेज़र बीम का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग गुर्दे की पथरी, कैंसर, ट्यूमर, मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा में भी किया जाता है। कैंसर की चिकित्सा में रेडान से जो है सिंकाई की जाती है एवं कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक को दो से सुमेलित करना है। इसमें क्या है? बीटा ऑक्सीकरण उपापचय। बीटा ऑक्सीकरण उपापचय ये संबंधित है इंसुलिन से। वसी अम्ल ऑक्सीकरण संबंधित है किससे? कार्बोहाइड्रेट से। कैरोटीन संबंधित है बाल से। और हिपैरिन जो है क्या होता है? हिपैरिन होता है प्रतिस्कंदी। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है इसको सुमेलित करना है। इसमें क्या है? जेंटामाइसिन है, एंटीबायोटिक्स है, एक्रिफ्लेविन है प्रतिरोधी, और सल्फोनल क्या है? निश्चेतक है। फिनेसिटिन है एंटीपायरेटिक्स। फिर से देखेंगे, जेंटामाइसिन है, एंटीबायोटिक्स है, एक्रिफ्लेविन है प्रतिरोधी, और सल्फोनल निश्चेतक है, और फिनेसिटिन है एंटीपायरेटिक्स है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। इसमें क्या है? रेयान क्या है? रूपांतरित सेलुलोज है। दूसरा क्या है? एस्पार्टिम है, संश्लेषित मधुरक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। नियोप्रिन क्या है? विशिष्ट रबड़ है। फिर से एक बार देखेंगे, रेयॉन है, रूपांतरित सेलुलोज है। एस्पार्टिम क्या है? संश्लेषित मधुरक है। ऑक्सीटोसिन है हार्मोन, और नियोप्रिन क्या है? विशिष्ट रबड़ है। नेक्स्ट हम देखेंगे, मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? यह कहलाता है गोसामर रेशम। मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम को गोसामर रेशम कहते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गोशामर रेशम कहलाता है। मकड़ियाँ तरह तरह के रेशम तंतुओं के उत्पादन में दक्ष होती हैं। इन रेशम तंतुओं का उपयोग मकड़ियाँ
केवल शिकार फंसाने के लिए नहीं करती हैं, बल्कि अपने बिलों के द्वार को ढकने के लिए इनकी इनकी भीतर दीवारों पर नरम स्तर पर का निर्माण करने के लिए किया जाता है। टसर रेशम का उत्पादन टसर कीटों के द्वारा किया जाता है। ये अर्जुन, साल, जामुन, बेर आदि वृक्षों पर पाए जाते हैं। मूंगा रेशम मूंगा रेशम मूंगा कीटों द्वारा उत्पादित किया जाता है। भारत मूंगा रेशम के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। अहिंसा रेशम उत्पाद की एक आधुनिक विधि है। इसमें कीटों को बिना मारे ही मतलब बिना हिंसा किए बिना मारे ही रेशम प्राप्त किया जाता है। यह झारखंड में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। इसमें क्या है, वैज्ञानिक का नाम और उनका कार्यक्षेत्र। बीरबल साहनी का संबंध किससे है? बीरबल साहनी का संबंध है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से। केसी मेहता का संबंध पादप रोग विज्ञान से है। पी महेश्वरी का संबंध भूण विज्ञान से है और एम एस स्वामीनाथन का संबंध है हरित क्रांति से। फिर से एक बार देखेंगे, बीरबल साहनी का संबंध है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से। केसी मेहता का संबंध है पादप रोग विज्ञान से और पी महेश्वरी का संबंध भूण विज्ञान से है। एम सी स्वामीनाथन का संबंध है हरित क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का ह्रास होता है। मतलब कोल्ड चैम्बर में फलों या अन्य खाद्य पदार्थों के श्वसन दर में कम हो जाने के कारण इनका अधिक समय तक भंडारण संभव होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा सुमेलित है। इसके अंतर्गत क्या है, प्रकाश संश्लेषण केवल प्रकाश में ही श्वसन करते हैं। प्रकाश संश्लेषक जीव जो है केवल प्रकाश में ही श्वसन करते हैं। प्रकाश संश्लेषक जीव केवल प्रकाश में ही श्वसन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पत्तियों में होता है। यह क्लोरोप्लास्ट नामक विशेष कोशिका संरचना के भीतर होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा का अवशोषण करता है और स्टोमेटा नामक छोटे छिद्र की सहायता से पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवेश के लिए ऑक्सीजन के निकलने के लिए मार्ग प्रदान करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है। नायलॉन क्या है, गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है। गैर सेलुलोजी रेशे नायलॉन है, ओलेफिन है और एक्रालिन है। पॉलिस्टर है। सेलुलोज रेशे कपास, लिनन, हेप्स, रेमी, सिसल, जूट, रेयॉन। नेक्स्ट क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम संस्करण को क्या नाम दिया गया है, अल्फा। नेक्स्ट हम देखेंगे गाय और भैंसों में दुग्ध ज्वर रोग होने का कारण क्या होता है, कैल्शियम की कमी। गायों और भैंसों में दुग्ध ज्वर कैल्शियम की कमी के कारण होता है। सामान्यतः यह गायों में 5 से 10 वर्ष की उम्र में अधिक होता है। रोग की शुरुआती अवस्था में पशुओं की मांसपेशियां जकड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मीठा शर्करा है, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज क्या है, सबसे मीठा शर्करा है। फ्रुक्टोज शर्करा एक मोनोसेकेराइड शर्करा है जो प्रकृति में सबसे मीठा शर्करा है। इसे फल शर्करा भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फल शर्करा किसे कहते हैं तो फा से फ्रुक्टोज, फा से फल। इसे ही साधारण चीनी भी कहते हैं। फ्रुक्टोज को गन्ना, चुकंदर, मकई से प्राप्त किया जाता है। इच्छु शर्करा को अंग्रेजी में केन शुगर अथवा टेबल शुगर भी कहते हैं। इसे प्राकृतिक पौधों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लूकोज। यह द्राक्ष शर्करा सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है तथा यह सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्व प्रमुख स्रोत है। यह काजू, अंगूर, चुकंदर की जड़ों, ईख के तनों आदि में पाया जाता है। माल्टोज भी एक प्रकार की शर्करा है। यह गन्ने, चुकंदर सहित कई प्रकार के अनाजों में पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति कीटनाशक है, तो कौन सा है, रोटेनॉल। कीटनाशक रासायनिक या जैविक पदार्थों का एक ऐसा मिश्रण होता है जो कीड़े मकोड़ों से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने, उन्हें मारने या उन्हें बचाने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग कृषि क्षेत्र में पेड़ पौधों को बचाने के लिए बहुतायत मात्रा में किया जाता है। कीटनाशक कीट की क्षति को रोकने तथा नष्ट करने, दूर भगाने और कम करने वाला पदार्थ अथवा पदार्थों का मिश्रण होता है। वनस्पति कीटनाशक का उदाहरण रोटेनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पानी की गुणवत्ता मानकों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है, तो इसका वर्गीकृत किया गया है 5 भागों में।
सितंबर 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। यह संवैधानिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पानी की गुणवत्ता मानकों को 5 भागों में वर्गीकृत किया है, A, B, C, D और E। नेक्स्ट क्या है, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के संस्थापक कौन है? अनिल अग्रवाल हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के संस्थापक अनिल अग्रवाल हैं। यह केंद्र का एक सक्रिय गैर सरकारी संगठन है जो विभिन्न पर्यावरण के मुद्दों का समर्थन करता है। अनिल अग्रवाल को 1986 में पद्म श्री तथा 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फसल डायमंडबैक मोथ द्वारा प्रभावित होता है? तो कौन सा है? बंद गोभी। डायमंडबैक मोथ नामक कीट गोभी व पत्ता गोभी के सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। यह पूरे विश्व में पाया जाता है। फसल को बचाने हेतु यदि कीटनाशक का उपयोग न किया जाए तो यह 60 से 80% फसलों को बर्बाद कर देता है। तो ये हमारा जो है, चूँकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, जो कि लास्ट क्लास रहेगी बायो की। जिसने इसकी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो सारा आप जो है प्लेलिस्ट में जाके पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपका क्या हुआ, आपका एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है और आपकी बायो भी कंप्लीट होने वाली है। तो ये 3 सब्जेक्ट जो है आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डेली का हमारा 2 घंटे का कंटेंट रहता है, 30-30 जो है मिनट की वीडियो रहती है, 4 वीडियो रहती है। आप सारी वीडियो को देखेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।